हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। एंड द चैप्टर इज चैप्टर 11 इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें जब कुछ सिलेबस हमारा डिलीट भी हुआ है, जो सीबीएसई ने भी चेंज किया है, वो मैं आपको बता दूंगी। एक पूरा टॉपिक है एनर्जी पे बेस्ड है, जो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। बेसिकली इस चैप्टर में सोशल जो पॉइंट है या जो की पॉइंट है, कंपोनेंट है हमारे डेवलपमेंट का, वो अब रिमेनिंग है। और एनर्जी वाला जो पार्ट था, इकोनॉमिकल कंपोनेंट जो था, उसको हटा दिया गया है। सो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। के इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ये क्या होता है। इकोनॉमिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से दो मेन कंपोनेंट्स हैं, की कंपोनेंट्स, जिनको कलेक्टिवली हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, या इनके अकॉर्डिंग ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, ये बनता है इनसे। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कि किस किस तरीके का डेवलपमेंट इसकी हेल्प से हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स हमारे इंप्रूव होते जा रहे हैं। एंड लास्ट थिंग इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक टॉपिक आपका है एनर्जी, जो कि इकोनॉमिक कंपोनेंट है, की कंपोनेंट डेवलपमेंट के लिए, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। और सोशल में अगर हम देखते हैं, जो सोशल बेनिफिट्स हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स आएंगे इसमें, एनर्जी और सोशल वाला जो पॉइंट है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो स्टेट्स हैं, सोशल वाले पॉइंट में बेसिकली जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिलेटेड विद हेल्थ। और इसमें जो हमारा है, ये है हमारा इकोनॉमिक पॉइंट, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सोशल स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपके माइंड में आता है तो क्या चीज़ हम सोचते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में हमें सपोर्ट करती हैं, या इकोनॉमिकल या सोशली किसी भी तरह से वेलफेयर के लिए वर्किंग है, अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट ही ना करें, इनमें से कुछ भी हमारे पास प्रेजेंटली ना हो, तो आप कैसे अपनी लाइफ को अज्यूम कर सकते हो कि हम कैसे सर्वाइव करें, किस तरीके से हम इकोनॉमिकली चीज़ों से बेनिफिट लें, कैसे अपनी लिविंग को अर्न करें। तो ये सारी चीज़ें इट मीन्स किस पर डिपेंड करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोल सकते हैं, दैट इट रेफर्स टू अ सपोर्ट सिस्टम इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, और दोनों तरीके से ये सपोर्टिव है। सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जो चीज़ें आपको या कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होने में वर्क करती हैं, वो हो गया। और सोशली मीन्स सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो एरियाज में हम वर्क करते हैं। तो ये दोनों केसेस में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स इट रेफर्स टू अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम आप किसी भी चीज़ को कब बोलते हो, जब वो आपको डेवलप करने में हेल्पफुल होता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सपोर्ट सिस्टम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है, किस तरह के डेवलपमेंट का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का भी और सोशल डेवलपमेंट का भी। इट मीन्स पूरे नेशन को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और वो सपोर्ट सिस्टम आपका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज वही अजम्पशन होगी, अगर हम इन सब चीज़ों के एब्सेंस में अपनी लाइफ को अगर सोचते हैं, तो इट मीन्स वो लाइफ कैसी हो जाएगी, जिस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, और हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जो प्रिमिटिव एज का टाइम हम बोल सकते हैं, कि दोबारा हम उसे इमेजिन करें। प्रिमिटिव एज जब सब कुछ ट्रेडिशनल था, लिमिटेड सी चीज़ें थी, आपके पास कुछ भी ऐसा बेसिक बेटर नहीं था जिससे आप डेवलपमेंट कर सको। तो इट मीन्स जो प्रोडक्शन उस टाइम पे थी वो कैसी थी, लिमिटेड थी, कोई सरप्लस नहीं था प्रिमिटिव एज में, और सरप्लस नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और ना ही कोई डेवलपमेंट होगा। तो इट मीन्स डेवलपमेंट और ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके इस सपोर्ट सिस्टम पे।
मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक सेक्टर को, कंट्री को डेवलप करने में। अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं कि किस किस तरीके से ये हेल्पफुल है, कौन से दो एरियाज ऐसे हैं बेसिक जहां पे ये हेल्प करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर is broadly classified as इसे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? दो तरीके का है ये, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर and second thing is social infrastructure। ये दोनों इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट को शो करोगे, एक्सप्लेन करोगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इसका मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होगा? वो एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे सपोर्ट सिस्टम के जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ड्राइव करने में या उनको कंप्लीट करने में हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते? लाइक अगर हम बात करें, पावर है, पावर सप्लाई, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका कम्युनिकेशन है। ये कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्पफुल है, बिकॉज ये सभी एलिमेंट्स किस में रिक्वायर्ड होते हैं? आपके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप जब भी कोई प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई वर्क करते हो या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो तो आपको अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर सको। जैसे हम बात करें अगर पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई क्या चीज़ है? प्रोडक्शन के लिए सबसे मेन पार्ट रोल प्ले करती है। इसके बाद जब अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया तो उनका मूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या हेल्पफुल होगा? ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जो एक्सचेंज आप कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर कम्युनिकेशन। इट मीन्स ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके एब्सेंस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एफिशिएंटली ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिस्टम जो है उसे प्रिपेयर कर सको। तो सिस्टम को लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन इकोनॉमिक एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये आते हैं आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इट मीन्स अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब आता है हमारे पास सेकंड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें सभी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपके सोशल डेवलपमेंट को कंट्री के इम्प्रूव करता है, सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ये सब इसका पार्ट है। हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, इस तरह से जितनी भी चीज़ें जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं वो सभी इसी में आ जाएंगी आपकी। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स आते हैं इनका मोटिव क्या है? सोशल डेवलपमेंट क्रिएट करना। ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? नेशनल डेवलपमेंट हो रही है, या फिर आपकी जो इनकम है, अर्निंग पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। और ये आपका किससे रिलेट करता है? सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अगर आपके पास इकोनॉमिकल या सोशल कोई भी एक पार्ट मिसिंग है तो इट मीन्स आप एक डेवलपमेंट का पोर्शन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास सोशल पार्ट नहीं होगा तो इसके केस में क्या होगा? हेल्दी और एफिशिएंट वर्कफोर्स आपके पास प्रिपेयर नहीं होगी, और जब तक वर्कफोर्स बेटर नहीं होगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कौन कंप्लीट करेगा? इट मीन्स ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, और इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग है तो उस केस में इकोनॉमिक ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक एंड
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इट मीन्स एक भी अगर मिसिंग है तो आपका काम पूरा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक साथ कंटिन्यू होंगी, इसीलिए हम इनको किसमें कंसिडर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में कंसिडर करते हैं कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे को रन करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन एरियाज में हेल्पफुल है? सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इट मीन्स इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? एक आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, देन आता है आपके पास सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर। तीनों एरियाज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी में आप सबसे मेनली क्या कंसिडर कर लेते हो, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को प्रॉपर वे में रन करने के लिए मीन्स ऑफ इरिगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर ये मीन्स आपके पास नहीं होंगे तो आप रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहोगे, और रेनफॉल क्या है, अनसर्टेन है। तो जब नहीं होगी इट मीन्स प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, और हो जाएगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो इस एब्सेंस अगर रहेगी आपके पास मीन्स ऑफ इरिगेशन की, जो परमानेंट सोर्सेज हैं, तो ये प्रॉपरली जो आपका आउटपुट है एग्रीकल्चर का, उसको अटेनेबल आउटपुट से कम कर देगा। अटेनेबल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये लगता है कि 500 टन्स का बेनिफिट हमें मिलता अगर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होता, पर वो नहीं था, इसीलिए वो जो चीज़ है वो कितने पे रुक गई, 250 टन्स पे रुक गई। सो ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जिस केस में परमानेंट मीन्स नहीं होंगे। और परमानेंट मीन्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमें, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंडरी में आपके पास आ जाती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए अगर आपके पास एनर्जी के सोर्सेज ना हो, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ें अगर ना हो, तो हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे हमेशा, आपकी सोलर और विंड एनर्जी पे, जो कि प्रेजेंटली भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ये रिन्यूएबल भी है, बट इनको प्रॉपरली आज भी डेवलप नहीं किया गया। तो अगर आप इन पर डिपेंडेंट हो तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो इसीलिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर सोर्सेज की, जो कोल पेट्रोलियम एनर्जी आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो ये भी आपको कहाँ से मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से मिल रहा है। इट मीन्स इंडस्ट्रीज में भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिकल वे में। थर्ड आता है हमारे पास टर्शरी सेक्टर। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टूरिज्म सेक्टर का, जो कि इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है कोविड-19 से, बट जनरली टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, वैसे जनरली भी अर्निंग करने में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो इस केस में अगर आपके पास टूरिज्म को आप डेवलप करना चाहते हो, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों को दे सको, या वो आपके उनके रीचेबल हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए? वो पॉसिबल नहीं है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ भी किसका पार्ट है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये तीनों सेक्टर्स के एग्जांपल्स ये डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है किसी भी सेक्टर में। तो कलेक्टिव ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। और जीडीपी क्या होती है आपकी, इन्हीं से जीडीपी क्रिएट होगी। प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन प्लस आपका सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन प्लस टर्शरी, दैट इज इक्वल टू जीडीपी। जितनी ज़्यादा दिनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना जीडीपी ग्रोथ होगी, और जीडीपी ग्रोथ ही आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, जिसकी हेल्प से आपको पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है। तो इट मीन्स ओवरऑल
किस पे डिपेंड करता है सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करता है, तभी आप इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। मीन्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा और आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है तो इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा होगी। मीन्स जब लोग सिक्योर या सेफ फील करेंगे किसी भी एरिया में या उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका जो लेवल है इन्वेस्टमेंट का वो उन एरियाज में इंक्रीज हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस मीन्स अट्रैक्ट करना, किसी ऐसे बेनिफिट को दिखा के या इतना डेवलपमेंट शो करके कि बाहर के लोग उसमें आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो इट इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि एक जो डेवलप्ड नेटवर्क है हाईवेज का, प्रॉपर डेवलपमेंट्स का, जिसकी हेल्प से बहुत इजीली आप मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। सो जब मूवमेंट बहुत इजी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेटर है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगे। तो इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या किसका वर्क करता है, एक बैकबोन का वर्क करता है। ये नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इट मीन्स आप डेवलप नहीं हो पाओगे। तो वो डेवलपमेंट डिपेंड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। Infrastructure generates linkages in production। ये अलग अलग तरह की प्रोडक्शन सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस की हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, एक इंटररिलेशन क्रिएट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अगर ऐड हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस, इस तरह की सारी फैसिलिटीज आपको मिल गई, तो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी हेल्प से फर्दर इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो सकती है। इट मीन्स जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से सारे सेक्टर्स को, प्रोडक्शंस को एक दूसरे से इंटरलिंक कर देता है, रिलेट कर देता है। Infrastructure enhances the size of the market। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट के साइज को इंक्रीज करता है। इट मीन्स जितने भी एरियाज डेवलप हैं ऑटोमेटिकली उन एरियाज में ज़्यादा लोग आएंगे वर्क करने के लिए और मार्केट का साइज बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा उतना ही मार्केट का साइज बढ़ेगा। तो इट मीन्स एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्या क्रिएट करता है, साइज ऑफ मार्केट को इंक्रीज करता है। जैसे अगर हम यहाँ का एग्जांपल देखें तो नीमराना को आप पहले चले जाओ 20 ईयर्स, तो उस टाइम की सिचुएशन और प्रेजेंट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बहुत सारे एरियाज जो डेवलप होते जाएंगे यहाँ पे, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हुई हैं, ये क्यों सेटअप हुई, बिकॉज इन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इट मीन्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मार्केट का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क। ये आपकी एबिलिटीज को भी इंप्रूव करता है। जब भी आप कोई वर्क करते हो जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्चुअली जब एबिलिटी की बात हो रही है तो आप इसे रिलेट कर दो यहीं पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। इट मीन्स जो एजुकेशनल सिस्टम है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी क्या करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं।
और एजुकेशन प्रमोट हो रही है, इसका मतलब स्किल फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, आपकी हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा रहा है, इट मीन्स आप हेल्दी हो, एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो एक तरीके से एबिलिटी टू वर्क भी किससे इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि यही हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर करता है और साथ में आपकी हेल्थ केयर का भी ध्यान रखता है। तो ये दोनों ही चीज़ें किसी भी पर्सन की एबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एक अनहेल्दी पर्सन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता, अनएजुकेटेड बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं ले सकता, तो जब दोनों तरफ बेनिफिट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज infrastructure facilitates outsourcing। आउटसोर्सिंग का मीनिंग है जब दूसरे नेशंस आपके कंट्री से हेल्प लेते हैं, मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए बिजनेस प्लान करती है और एक डेस्टिनेशन क्रिएट हो जाती है जब दूसरे नेशंस अपने कॉल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, मेडिकल टूरिज्म, इन सब चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को चूज कर लेती है। तो जब भी आप सोशली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो तो ऑटोमेटिकली बाहर के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या आपकी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उसके बदले में आपको पेमेंट करते हैं। तो आउटसोर्सिंग जो है, जैसे इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो दूसरे नेशंस के हैं। रीज़न क्या है, इंडिया में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर अवेलेबल है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, और चीप रेट्स पे काम करने के लिए रेडी है, नॉलेजेबल है, स्किल्ड है। इसीलिए क्या होगा, हमें वो बेनिफिट्स यहाँ मिल रहे हैं। वो अपने कॉल सेंटर्स इंडिया में सेटअप करते हैं, उसका बेनिफिट उनको अपने नेशंस में मिलता रहता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉस्ट कम पड़ती है, अपनी कॉस्टिंग डिक्रीज कर रहे हैं। बट हमारे लिए बेनिफिट क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, पॉवर्टी को डिक्रीज करता है और स्किल्स का यूज़ करता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आउटसोर्सिंग की सर्विस भी आप ज़्यादा दे पाओगे, आप उसकी फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इंड्यूसेस एफडीआईज। ये एफडीआईज को इंक्रीज करता है, मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मींस बाहर के जो नेशंस हैं, दूसरे नेशंस हैं हमारे, वो इंडिया में आके डायरेक्टली इन्वेस्ट करें किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या कंपनी में, दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही कोई कंट्री ग्रोथ प्रोसेस की तरफ होता है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जैसे जनरली हम इंडिया की अगर बात करें, डेवलप्ड लेस डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसी रीजन से 1991 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, एलपीजी पॉलिसी, जिसमें फ्रीडम दे दिया गया था दूसरे नेशंस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसके बाद से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं। सो अब अगर हम इसको ब्रीफ कर दें सारे पॉइंट्स को, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इन्वेस्टमेंट डाइवर्स एरियाज में, डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, और साथ ही मार्केट के साइज को इंक्रीज करके आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करता है और आउटसोर्सिंग की डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर सकता है। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको किसकी हेल्प से मिल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब वो प्रॉपरली डेवलप कर लिया जाएगा। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इस केस में हमारे पास दो की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आपका है एनर्जी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक की कंपोनेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट प्लान ही नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। सेकेंड इसमें आ जाता है आपका हेल्थ, जिसे हम कंसिडर करते हैं सोशल
की कंपोनेंट में, बिकॉज अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं है या आपकी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि डेवलपमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जा सके। सो इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को प्रॉपर लेवल पे डेवलप करने के लिए। तो हम डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे सिर्फ हेल्थ वाले पोर्शन की, क्योंकि हमें एनर्जी वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। सो हेल्थ का मीनिंग क्या है, स्टार्ट करते हैं हेल्थ वाले टॉपिक से। ये दोनों कंपोनेंट्स आप सिर्फ याद करना और एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे हम। अब हम आ जाते हैं हेल्थ, अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटा सा टॉपिक हमने इसका 9th में डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स में, कि आपके पास दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। दोनों में से एक भी अगर मिसिंग है तो पॉसिबल नहीं है कि आप डेवलपमेंट कर सको, प्रॉपर वे में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सको। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पर्सन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तभी काम कर पाएगा जब वो हेल्दी होगा। तो इट मीन्स सोशली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज अगर आपने उसको एजुकेशन दे दिया और हेल्थ नहीं दिया तो कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा और वो काम नहीं कर सकता प्रॉपरली। तो इसीलिए हेल्थ जो है, एक तो हेल्थ का मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स a sound, physical, and mental state of the individual। किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसी है। साउंड मीन्स बेटर, वो फिजिकली भी फिट है, वो मेंटली भी फिट है, मीन्स वो डिसीजंस भी ले सकता है। तो इस केस में उसे हम क्या मानेंगे, हेल्दी पर्सन। तो एक इंडिविजुअल जब एक प्रॉपर साउंड फिजिकल और मेंटल स्टेट में होगा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हेल्दी और वो एफिशिएंटली वर्क करने के लिए रेडी है। इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे डिजीज का ना होना ही हेल्दी होना है, फिजिकली मेंटली दोनों तरह वो फिट होना चाहिए। तो गुड हेल्थ में दो चीज़ें आती हैं, ये किस चीज़ को बेनिफिट पहुंचाती है अगर एक पर्सन हेल्दी है। तो सबसे पहली चीज़, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो इससे इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी इससे। सेकेंड थिंग, प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज, आप एफिशिएंटली काम करोगे और हर एक लेबर, हर पर्सन जो आपके पास वर्किंग है उसकी प्रोडक्टिविटी मीन्स पर पर्सन जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज मीन्स वो डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, टाइमली डिसीजंस को ले सकता है, फाइनलाइज कर सकता है। इट मीन्स वो मेंटली एबल है। तो ये वो सिचुएशन है जिस केस में आप एक पर्सन को गुड हेल्थ में काउंट करते हो। तो इट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोडक्टिविटी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी क्रिएट कौन करेगा, हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तभी वो पॉसिबल है। आप जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तभी वो पॉसिबल है, और उसके लिए ज़रूरी है एक पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट रहे ताकि वो ज़्यादा काम कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और डिसीजन लेने में एबल हो। सो अब आते हैं हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से एरियाज में ऐसे स्टेप्स लिए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जिससे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले से बेटर हो गई हैं। तो हम उन्हें कैसे काउंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे शो कर सकते हो। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जब आप ये बताते हो कि कंट्री डेवलप हो रहा है या लेस डेवलप हो रहा है हेल्थ सर्विसेज में। तो सबसे पहला जिससे हम ये शो कर सकते हैं दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट का कम होना कैसा इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। किस चीज़ का, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए जो डेथ रेट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो ये जो डेथ रेट है ये 27 पर 1000 से डिक्रीज हो गई 6.4 पर 1000 पे आ चुका है। मीन्स ये 27 था पर 1000। अगर हम 1951 की बात करें जब हमने इंडियन गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिस्टम को यहाँ पे मैनेज कर लिया गया था, बट अगर 2016 के डेटाज हम देखते हैं तो पर 1000 ही 6.4 हो गया। इट मीन्स डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, और डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है इट मीन्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई हैं, हॉस्पिटल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, डॉक्टर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है।
तो बेटर वे में ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं। सेकेंड आता है हमारे पास रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस रेट को हम IMR रेट भी बोलते हैं। इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबीज को हम इन्फेंट बोलते हैं, 0 to 1 ईयर की जो एज में रहता है, या फिर हम कह सकते हैं अप टू 1 ईयर ऑफ एज। सो जिस केस में इन्फेंट्स की डेथ कम हो जाए, इट मीन्स आपकी फैसिलिटीज बेटर हैं, आप टाइमली उनको ट्रीट कर रहे हो। सो इसका भी अगर हम रेट देखते हैं तो 146 पर 1000 से 146 पर 1000 से डिक्रीज होके अराउंड 34 पर 1000 पे आ चुका है। ये आपका डेटा है 1951 का, और ये हमारा रिसेंट डेटा है। सो ये जो डिफरेंस है ये क्या शो करता है? ये आपकी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ को शो करता है। इट मीन्स इंडिया में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ डेवलप होता जा रहा है, और यही रीज़न है कि हम इन पॉजिटिव इंडिकेशंस को शो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग है कि एक पर्सन को कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है किसी भी पर्सन की, एवरेजली अगर हम देखें तो इसका बढ़ना पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये भी 32 ईयर्स से अराउंड 68.3 ईयर्स पे आ चुकी है। 32 ईयर्स से 68.4 ईयर्स। ये है हमारा 1951 का डेटा, और ये हमारा रीसेंट डेटा है। सो ये भी क्या शो करता है कि 68.3, इट मीन्स एक पर्सन की एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ अभी ज़्यादा है। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ज़्यादा कब होगी? जब आप हेल्दी रहोगे। हेल्दी आप कब रहोगे? जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर होंगी और टाइमली आप तक पहुंचती रहेंगी। सो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेशन शो कर रही है कि हेल्थ सर्विसेज आपकी इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस थी जिनकी वजह से पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि उनके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। बट प्रेजेंटली वो जो डिजीजेस हैं वो बहुत ही डेडली डिजीज़ की बजाय वो स्मॉल डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और उनको हम बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज हो रहा था, वो भी कंट्रोलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, TB है, ट्यूबरक्लोसिस, और इसके अलावा स्मॉल पॉक्स है। इस तरह की चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हमारी जो नई नई रिसर्चेज हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उनको शो करता है। नेक्स्ट थिंग इज डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इन सभी रेशियोज का डिक्लाइन होना बहुत बेटरमेंट की तरफ साइन करता है, इंडिकेट करता है आपको। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो एज है अंडर 5, उसमें जो मोर्टेलिटी रेट रहता था वो बहुत ज़्यादा था, बट प्रेजेंटली वो इम्प्रूव हो गया है डेवलपमेंट के साथ साथ। ये 248 पर 1000 से 245 पर 1000 पे आ चुका है। इट मीन्स ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भी बेटरमेंट का इंडिकेटर है। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि जो डिस्पेंसरीज हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अराउंड 9200 से प्रेजेंटली 35,000 में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद सब्सटेंशियल राइज हुआ है नंबर ऑफ डॉक्टर्स में, 62,000 से अराउंड 8,16,629 वो नंबर इंक्रीज़ हो गया है। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से जो डिजीज़ पहले डेडली डिजीज़ थी, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें तो वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई, मीन्स फिनिश हो चुकी है, जिसे कभी हम डेडली डिजीज़ में काउंट करते थे। सो ये पॉइंट्स ये शो करते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है।
और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को शो करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को शो करता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया में 3 टायर्स में डिवाइड कर दिया गया है। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया 3 टायर्स में ये डिवाइड कर दिया गया। जो डेवलपमेंट अभी हम देख रहे थे कि कौन कौन से चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रही हैं, तो वो किसकी हेल्प से दे पाई, ऐसे क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें 3 टायर्स में हेल्थ केयर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहला जो आपका टायर है, जिसे हम कहेंगे टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में हमारे इंक्लूड होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और थर्ड इसमें आ जाता है सब सेंटर्स, जो इनके अंडर जिन एरियाज में ज़्यादा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे वर्किंग है। सो 3 टाइप के सेंटर्स हैं जिनको ओपन किया गया है, और इन सेंटर्स के अकॉर्डिंग स्मॉल हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ गया है। जितने भी रूरल एरियाज हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, उन सभी में इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एक सिंगल डॉक्टर और ANM उसे मैनेज कर लेती है। मीन्स इन केसेस में जो भी स्मॉल टाउन्स, रूरल एरियाज हैं जो डेवलप नहीं हैं, उन सभी में 1 डॉक्टर और 1 ANM मीन्स जो नर्स होती है हेल्प के लिए, उनकी हेल्प से इनको मैनेज किया जाता है। तो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लिमिटेड सी, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। Now these facilities or these centers are focused on educating people on issues relating to health care. ये लोग टाइमली कोई वैक्सीनेशन अगर लेनी है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उसके लिए किस तरीके से इम्यून सिस्टम को बेटर करना है, तो उस तरह का एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन रिलेटेड टू अवेयरनेस, ताकि उन्हें पहले से ही पता हो कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे उनके पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड टू पेशेंट्स। इस केस में मैनेजेबल लिमिट्स तक, मिनिमम जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उस लेवल पे ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो इट मीन्स प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टायर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में सेटअप किए गए हैं। एक डॉक्टर और एक ANM यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। एजुकेशन दी जाती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं किस तरीके से आप अपने आप को उससे सेव कर सकते हो, और प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड टायर, जिसमें सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। टायर सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। इन केसेस में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गया है चीज़ों का, कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ECG की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरेज वगैरह हो जाते हैं, सर्जरीज की जाती हैं छोटे लेवल पे। तो इस तरह का सारा वर्क इन एरियाज में अपग्रेड हो गया। ये इतनी बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये बिग टाउन्स या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं मेनली वहाँ पे सेटअप होते हैं। जो बड़े टाउन्स हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उन एरियाज में सेटअप किए गए हैं। अब लास्ट आता है हमारे पास थर्ड टायर। थर्ड टायर है हमारा टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसमें आते हैं टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये वो एरियाज हैं जो कि हाईली फुली इक्विप्ड हैं मेडिकल फैसिलिटीज से, प्रॉपर हाईली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स हम इन्हें बोल सकते हैं, जो कि सभी मेडिकल फैसिलिटीज स्पेशलाइज्ड लेवल पे आती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। इन सेक्टर्स में आपका एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में जो है, PGI है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़,
इसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है बेंगलुरु में, ये सारे इसका पार्ट है। तो इट मीन्स जब आप हाई लेवल पे आ जाते हो, प्रॉपरली इक्विप्ड स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़, तो वो आपका आ जाता है टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को गवर्नमेंट ने 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 टायर्स में। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जाते हैं और इनको डेवलप भी किया जाता है।